जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? जी, हम अपना कैप 2 डिस्कस कर रहे हैं आपका स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट के लिए और यही चेक लेक्चर्स आप ऑटम 22 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके जो सिलेबस चेंज होता है वो हर स्प्रिंग के लिए चेंज होता है, ठीक है ना? जो सिलेबस उस साल के स्प्रिंग के लिए होते हैं वही आपके नेक्स्ट जो उसी कैलेंडर ईयर की जो ऑटम अटेम्प्ट होती है, उसमें भी आपको सेम ही रहता है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, वो आपकी है पर्सन, रेज़िडेंट पर्सन, टैक्स ईयर एंड टैक्सेबल इनकम क्या होती है। रेज़िडेंट पर्सन में जब हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था रेज़िडेंट इंडिविजुअल, तो क्योंकि तब आईकैप की बुक पब्लिश नहीं हुई थी, नहीं आई थी। तो मैं ओल्ड बुक जो थी वहाँ से मैं स्टडी कर रहा था, मेरे मेरे माइंड में नहीं आया कि मेबी ये भी चीज़ चेंज हो गई हो। रेज़िडेंट इंडिविजुअल की के जो डेफ़िनेशन है ओल्ड बुक में लास्ट ईयर में यहाँ पर 3 पॉइंट थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है? तो मैंने वो तीनों पॉइंट क्या किए हैं अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। तो आपने जो थर्ड पॉइंट है जो जहाँ पर आपकी न्यू बुक में नहीं लिखा हुआ, वो है मैं आपको बता देता हूँ क्या पॉइंट था यहाँ पर कि करंट ईयर में, जिस ईयर में हम रेज़िडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं, उस ईयर में अगर एक इंडिविजुअल का स्टे 183 डेज़ से कम है और 120 डेज़ या उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करते थे कि कम लास्ट 4 इयर्स में उसके पाकिस्तान में हम स्टे काउंट करते थे कि अगर लास्ट 4 ईयर में उसका एग्रीगेट स्टे पाकिस्तान में 385 डेज़ 365 डेज़ बनता है, तो भी रेज़िडेंट होगा। अब वो प्रोविज़न निकल गई है। तो आपने जब वो लेक्चर ले रहे हो, आपने वो पॉइंट स्किप कर देना है, ठीक है? ये मैंने करेक्शन करवानी थी। तो अब हम जाते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टैक्स पढ़ने का, जो लॉ है, लॉ पढ़ने का, कि टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल कि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कितना करना है। ठीक है? तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सारा वो हमने इसलिए पढ़ा है कि हम अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स पेएबल है, वो कैलकुलेट कर लें। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा था कि टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम क्या होती है? मेरा एक होता है सैलरी का हेड होता है, उसमें मैं कहता हूँ मेरी इनकम है 5 लाख। एक मेरा है बिज़नेस का हेड है, मैं कहता हूँ मेरी इनकम है 1,50,000 पूरे साल की, ठीक है ना जी? और थर्ड मैं कहता हूँ मेरा हेड है प्रॉपर्टी का, उसमें मुझे 2 साल पूरे साल का रेंट रिसीव हुआ है, 2 लाख रिसीव हुआ है। फिर मेरे पास है कैपिटल गेन, वो मेरे पास है 85,000 और जो इनकम 85,000, ठीक है? और जो इनकम ऊपर वाले हेड्स में कवर नहीं होती, वो सारी की सारी क्या है? अदर सोर्स है। ये मेरे पास है अदर सोर्स है 3 लाख। तो इन सबको अगर मैं सम करूँ, मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल इनकम आ जाएगी। ऐसी बात ही है। फिर हमने पढ़ा था कि हम टोटल इनकम से लेस करते होते हैं डिडक्टिबल अलाउंस, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने क्या कैलकुलेट करना है? टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, जिस पर मैंने रेट्स अप्लाई करके क्या करना है? टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। डिडक्टिबल अलाउंसेस ये हमारे पास कितने हैं? एक है हमारे पास ज़कात, ठीक है जी। एक है WWF वर्कर्स वेलफेयर फंड, एक है WFF, WWF है WFF आई थिंक हाँ यही है। कंफर्म कर लेते हैं, कहीं कोई मिसस्टेटमेंट ना हो। कब पे कहना है सर को कुछ आता ही नहीं है। जी, जी, ये आ जाएँ आज ये WWF है और WPF है सॉरी, WPF वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, ठीक है? और नेक्स्ट मेरे पास इसमें आता है एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये किस तरह कैलकुलेट करना है हम सारा देखेंगे। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में वैसे बताया था इसके बारे में। एंड फिर हमारे पास है डोनेशन, डोनेशन भी कुछ स्पेसिफिक है, उनका क्राइटेरिया है, वो इसमें फॉलो करते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक और है प्रॉफिट ऑन डेट। ये प्रॉफिट ऑन डेट कौन सा है? कि अगर आप कोई लोन बनाने की सॉरी नहीं, अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, ठीक है? तो उस लोन पे जो आप मार्कअप पे करेंगे, वो आपको क्या है यहाँ पे एज़ अ डिडक्टिबल अलाउंस अलाउ होगा। अब वो किस तरह वो हमने कैलकुलेट करना है, कितना हमें अलाउ होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं कहता हूँ कि मैंने ज़कात पे की है 10,000, 25,000 कर दें। ये मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं पे नहीं कर सकता, ये मैं पे नहीं कर सकता, ये कंपनी पे करेगी या पार्टनरशिप में भी पे कर दे, ठीक है?
एजुकेशनल एक्सपेंस है, मेरे बच्चों के मैंने कुछ फीसेस पे किए हैं, जो भी सीन है, उसका क्राइटेरिया हम बाद में डिस्कस करेंगे। 10,000 मुझे लगा हुआ है ये भी। वैसे मैंने पे की है शौकत खानम को, तो मेरी यहाँ पे इसी कैटेगरी में फ़ॉल करेगी, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मैंने मार्कअप पे किया है, वो मैंने पे की है 3 लाख। ठीक है जनाब? तो ये अब मेरा सारा बन गया क्या? टोटल डिडक्टिबल अलाउंसेस बन गए। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा टैक्सेबल इनकम पे। अगर मैं दोनों का आपस में नेट करूँ, ये है जी मेरी नेट इनकम। अब इस पर मैंने क्या करना है, टैक्स रेट अप्लाई करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट। ठीक है? अब ये है टैक्स लायबिलिटी का, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब आज जो हमने पढ़ना है, इसके बाद मैंने ये पढ़ना है कि मैंने टैक्स रेट किस तरह से लगाने हैं, रेट किस तरह से अप्लाई करने हैं। चलिए हम देखते हैं आपकी बुक में आ जाएँ। जी। आपका ये जो टॉपिक नंबर है, पॉइंट नंबर 6 है आपके 4 में। ठीक है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स रेट्स। उसमें जाने से पहले मतलब वो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा मिक्स ना हो, आपको थोड़ा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ चीज़ों को। जी, हमें पता है कि हमारे पास पर्सन्स 3 हैं। एक है इंडिविजुअल, एक है एओपी, पार्टनरशिप, थर्ड है कंपनी। एम आई क्लियर? अब टैक्स रेट्स, जब वो रेट्स की बात करता है, तो वो इंडिविजुअल के लिए 2 रेट्स डिफाइन करता है। इंडिविजुअल के लिए क्या करता है वो? 2 रेट्स डिफाइन करता है। वो इंडिविजुअल को कहता है 2 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई करता है। एक कहता है सैलरीड इंडिविजुअल, ठीक है? एक को कहता है वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। एओपी तो वैसे एओपी है, पार्टनरशिप है तो उसमें नहीं आता। अब कंपनी में हमारे पास एक है पब्लिक कंपनी, ठीक है? एक हमारे पास है स्मॉल कंपनी, ठीक है जनाब? अब पब्लिक कंपनी में फर्दर अब इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। पब्लिक कंपनी में हमारे पास काफ़ी सेक्टर्स हैं। मैं कहता हूँ बैंकिंग कंपनीज़ भी हैं, ठीक है? मेरे पास इंश्योरेंस कंपनीज़ भी हैं। और मेरे पास तीसरा जो एक चीज़ उन्होंने इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई है, वो उन्होंने करवाई है स्मॉल एंड मीडियम प्राइज़ेज़। ठीक है जनाब? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़। अब ये मैंने आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ पढ़ाया था जब हम स्मॉल कंपनी डिस्कस कर रहे थे। जब हम डिस्कस कर रहे थे आपकी पर्सन की डेफिनेशन में, जब हमने कंपनी डिस्कस की थी, पब्लिक कंपनी, उसके बाद हमने डिस्कस की थी स्मॉल कंपनी। उसी में एक लिंक कर रही थी, स्मॉल कंपनी में एक पॉइंट लिखा हुआ था व्हिच इज़ नॉट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़। तो तब मैंने आपको आकर यहाँ पर बताया था, दोबारा पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक है हमारा। आज हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये जी, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइज़ कौन-सी है? कोई भी मीन्स ए पर्सन। ये पर्सन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है? और ये आपका एओपी भी हो सकती है, ये आपकी कंपनी भी हो सकती है। हम अब इसको मैं कंपनी में सिर्फ क्लासिफाई कर रहा हूँ फिलहाल, बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं, जब हम एओपी पे आएँगे तो। ए पर्सन हू इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, पहली कंडीशन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होना चाहिए, बेशक वो कंपनी है कोई, या वो कोई पार्टनरशिप मैन्युफैक्चरर है, या कोई सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है ना? या सोल ट्रेडर जिसे हम इंडिविजुअल भी कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। ये कंडीशन मीट होगी, फिर हम आगे वाली कंडीशन देखेंगे। एंड हिज बिज़नेस टर्नओवर, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं अपनी अकाउंटिंग में ना, रेवेन्यू को टर्नओवर भी कहते हैं, मतलब ओवरऑल सेल्स। इन ए टैक्स ईयर, पूरे टैक्स ईयर की बात हो रही है, डज़ नॉट एक्सीड 250 मिलियन रुपीज़।
मतलब ऐसी कोई एक बिज़नेस जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उसका पूरे साल का ग्रॉस रेवेन्यू रेवेन्यू उसका 250 मिलियन मतलब 25 करोड़ है या उससे कम है, वो आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ होगी, ठीक है? अब हम सबके सेपरेट-सेपरेट रेट डिस्कस करते हैं। पब्लिक कंपनी में के रेट्स अलग हैं। अब पब्लिक कंपनी में जो बैंकिंग कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों के रेट अलग हैं, कम-ज़्यादा होंगे और बाकी जो पब्लिक कंपनीज़ होंगी, उनका रेट अलग होगा। स्मॉल कंपनी का रेट अपना है, सेपरेट है, कम रेट है। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ है, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट इसी साल इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके रेट और भी कम है। बिज़नेस को ना एनकरेज करने के लिए ताकि न्यू स्टार्टअप आप यहाँ पर बंदे क्या करें, बिज़नेसेस स्टार्ट करें। हम सबसे पहले चेक करते हैं हमारी कंपनी का रेट। ये आप अगर आएँ पर्सन की डेफिनेशन में अगर आप पढ़ने आएँ दोबारा, पर्सन में जहाँ पे हमने कंपनी डिस्कस की थी टैक्स ईयर, दिस इज़ पर्सन जी, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर रेट आपका नहीं बताया हुआ। उन्होंने आपको यहाँ पर रेट बताना चाहिए था, वैसे पहले बताते होते हैं। इस दफ़ा उन्होंने नहीं बताया। चलिए मैं आपको 1 मिनट ऑडियंस से देख के बता देता हूँ। गिव मी 1 सेकंड। जी, पब्लिक कंपनी का जो आपका रेट है, पब्लिक कंपनी का, वो आपका रेट है 29%। पब्लिक कंपनी है, उसका आपका जो रेट है वो 29% है, लेकिन जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं, उनका आपका जो रेट है वो 35%। मतलब ये हुआ कि बैंकिंग कंपनी के अलावा तमाम जो आपकी पब्लिक कंपनीज़ हैं, उनका रेट कितना है आपका 29% है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, वो हम आते हैं स्मॉल कंपनी की तरफ, ठीक है? स्मॉल कंपनी का जो आपका रेट है, जो आपका लॉ ने दिया हुआ है, वो आपका रेट है 21%। ठीक है, अगर एक कंपनी देखिए पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन गिवन है, पब्लिक कंपनी के अलावा हमारी एक और कंपनी से हम कहते हैं कि ये कंपनी पब्लिक नहीं है, तो वो प्राइवेट हो सकती है। तो प्राइवेट का भी क्या रेट है? 29%। जो स्मॉल कंपनी है वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। क्योंकि स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया में 4 कंडीशन है जो मीट होने ज़रूरी हैं एट ए टाइम। उसके बाद ही क्या होगा आपका अ, वो स्मॉल कंपनी डेफिनेशन में फॉल करेगी और आप पे क्या होगा रिड्यूस रेट जहाँ पर ना वो उन पर अप्लाई होगा जिस पे वो टैक्स पे करेंगे। ठीक है? सिमिलरली स्मॉल एंड मीडियम साइज़ जो आपकी है एंटिटीज़ हैं, तो फिर हम कंपनी को डिस्कस कर रहा हूँ। उसने उसने इसमें उन्होंने इसको क्लासिफाई कर दी 2 कैटेगरीज़ में। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम रेवेन्यू तो इसका होगा 250 मिलियन, ठीक है? पहली कैटेगरी क्या है कि आपका जो रेवेन्यू है वो 100 मिलियन या उससे कम है। या तो 100 मिलियन की इक्वल है या आपका उससे कम है, तो फिर क्या होगा आपका जो रेट होगा वो कौन-सा होता है, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। जी, आपका है मैं आपको यहाँ पे मैंने नोट्स भी मैं प्रिंट बनाए हैं आपके लिए, जिसमें मैंने ये चीज़ प्रॉपर्ली देखी है, आपको यहाँ बता देता हूँ। ये जी मेरे पास है, अगर रेवेन्यू है 100 मिलियन या उससे कम है, तो 7.5% क्या होगा मेरा रेट होगा, 7.5%, ठीक है? दूसरी कैटेगरी क्या है कि मेरे पास क्या है जो रेवेन्यू है वो 100 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन 250 मिलियन से क्या है मेरे पास वो कम है, तो उस केस में मेरे पास जो टैक्स रेट होगा वो 15% होगा। ये हमने अभी डिस्कस की है किसको? कंपनी को डिस्कस किया है, ये मेरे पास क्या है कंपनीज़ के पॉसिबल रेट्स हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे इसके पास एओपी के पास। एओपी क्या है? एओपी पे हमने कितना टैक्स पे करना होता है, ठीक है जी। अब एओपी पे मेरे पास क्या है? एओपी क्या है? मेरे पास बिज़नेस होता है। अब अगर एओपी या तो क्या होगी, नॉर्मल एओपी होगी, इसमें नॉर्मल एओपी, ठीक है?
नॉर्मल एओपी का मतलब ये है कि वो दूसरी जो कैटेगरी है, उसमें फॉल नहीं कर रही, जो जो एओपी पार्टनरशिप, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल एओपी हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स ए पर्सन, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे इसलिए एओपी भी हो सकती है। तो एओपी की जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के जो रेट्स जहाँ पर थे हमने पढ़े हैं, सेम वही वाले रेट्स कहाँ पर अप्लाई होने हैं, यहाँ पर भी अप्लाई होने हैं। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब हम आते हैं नॉर्मल एओपी। नॉर्मल एओपी एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के जो रेट्स हैं वो सेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सैलरीड इंडिविजुअल क्या होता है और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल क्या होता है। जी, टैक्स रेट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, where the income of an individual chargeable under the head salary exceeds 70% of his taxable income। ठीक है जी, अगर टोटल इनकम कि जो 75% या उससे ज्यादा, 75% से ज्यादा एक्सीड, ठीक है जी, सैलरी इनकम ज्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, सैलरी रेट अप्लाई करेंगे ये वाले। अगर ये कंडीशन मीट नहीं कर रही तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल हो जाएगा। तो उस केस में हम ये वाले रेट्स अप्लाई करेंगे। ये जो रेट्स हैं, टैक्स रेट्स फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इस तरह देखते हैं कि हमें कैसे पता चलना है कि ये सैलरीड इंडिविजुअल है कि नहीं है। ये मेरी क्या है, टैक्सेबल इनकम है, और ये मेरी क्या है, सैलरी है। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, मैं किस तरह का कि मैं करूँगा कि सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। जी, जो सैलरी है मेरी टैक्सेबल इनकम का 56% है, तो ये पर्सन क्या हुआ, नॉन सैलरीड हो गया। ठीक है, ये क्या है, नॉन सैलरीड पर इंडिविजुअल है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर नॉन सैलरीड की रेट लगाऊँगा। अब हम देखते हैं रेट किस तरह हमने अप्लाई करने हैं। मेरी इनकम है 8,85,000 रुपए टैक्सेबल इनकम। जी, अब यहाँ पर एक क्या, टैक्सेबल इनकम अगर इतनी हो तो ये वाला रेट लगाना है। उन्होंने यहाँ पर क्लास बताई हुई है, स्लैब रेट है ये, इसको हम कहते हैं स्लैब रेट। अब ये स्लैब में फॉल कर रही है, उस पर ये वाला रेट लगेगा। जो इसमें फॉल कर रही है, उस पर ये वाला रेट लगेगा। हम देखते हैं किस तरह रेट लगाना है। जी, वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 4 लाख, हमारी तो 8 लाख से ज्यादा है, ये हम इसमें फॉल नहीं करते। दूसरे पे आ जाएंगे, where the taxable income exceeds 4 लाख but does not exceed 6 लाख, हमारी कितनी है जी, 8,50,000। इसमें भी हम फॉल नहीं कर रहे। चलिए थर्ड में आ जाते हैं, where taxable income exceeds रुपीस 6 लाख but does not exceed रुपीस 12 लाख, इसमें फॉल कर रहे हैं। अब क्या रेट पर अप्लाई करना है, 10,000 तो स्ट्रेट लाइबिलिटी है, प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख रुपए। चलें जी, रेट अप्लाई करते हैं। 10,000 तो है सेम स्ट्रेट, जो गिवन है 10,000। अब रिमेनिंग अमाउंट पे कितनी है, मेरे पास बच गई 8,85,000 माइनस 6 लाख। ठीक है, उनका जो डिफरेंस आएगा उस पे मैं लूंगा 10%। देखिए ये लिखा हुआ है ना, दोबारा चेक कर लेते हैं। जी, ये लिखा हुआ है, 10,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख रुपए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्सेल है, आपने कैलकुलेटर पे करना है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर लेता हूँ, हमारा मसला क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो जी एरर दे दी है इसने, ये देखें जी। तो अब मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी बन जाएगी, इन दोनों को हम सम कर देंगे। जी, मेरी क्या है, टैक्स लायबिलिटी। ये था नॉन सैलरीड, ये मैंने अप्लाई किया, नॉन सैलरीड का रेट अप्लाई किया। ठीक है, अब हम आते हैं सैलरीड, किस तरह हमने चेक करना सैलरीड है कि नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि मेरी सैलरी इनकम है वो है जी 7 लाख। ठीक है, अब जो मेरी देखें, यहाँ पर भी अभी भी मेरी जो है टैक्सेबल इनकम
वो कितनी है, 65% है सैलरी का। हम और बढ़ा देते हैं सैलरी को, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। 9 लाख कर देते हैं। अभी 70% हुई है। हम ऐसा करते हैं कि हम प्रॉफिट ऑन डेट को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नहीं, इसको हम कर देते हैं, सॉरी, 5 लाख कर देते हैं, तो अब हमारा काम ठीक हो गया। ठीक है जी। अब हमारी जो टैक्सेबल इनकम है, ये हमारी सैलरी इनकम के कितने हैं, 83% है। जो हमारी सैलरी सैलरी जो है, वो हमारी टैक्सेबल इनकम कितने, 83% है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस पर सैलरीड रेट अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब सैलरी रेट कौन से हैं, वो देखते हैं। अब ये मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है जी, 10,85,000 रुपये। आ जाए जी। ये मैं फॉल कर रही है, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड रुपीस 12 लाख। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख रुपए। अब यहाँ पे मैं करूँगा कि स्टेट तो कुछ भी नहीं है ना, सारा क्या कर रहे हैं, एक्सीडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा 12 लाख, सॉरी 10,85,000 जो एक्चुअल है, माइनस 6 लाख जो एक्सीडिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर बन गया टैक्स 48,500 रुपये। हालांकि मेरी इनकम जो इंक्रीज हुई है वो तकरीबन इंक्रीज हुई है माइनस 8,85,000, 2 लाख इंक्रीज हुई है, लेकिन जो मेरा टैक्स में इंक्रीज आया है सिर्फ 10,000 रुपये आया। ठीक है। अब ये है फायदा ये है कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, अगर आप यहाँ पर डिफरेंस चेक करें, तो यहाँ पर था कि वेयर टैक्सेबल अमाउंट एक्सीड्स 6 लाख 12 लाख, 12 लाख। ठीक है। अगर मैं वही 10,85,000 को मैं कंसिडर करूँ नॉन सैलरीड, ठीक है ना, यहाँ पर जो गेमन है, अगर इसमें मैं अप्लाई करूँ नॉन सैलरीड का रेट अप्लाई करूँ, तो मेरा टैक्स ज़्यादा बनेगा। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड यहाँ पर ये। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10,000 तो था ही था ना, 10,000। ठीक है, आपने ये देखिए, सॉरी, 58,500 बनना था, क्योंकि सैलरीड इंडिविजुअल है, यहाँ पे उसको बेनिफिट है, सैलरीड इंडिविजुअल के रेट्स कम है, उनकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती है। ये आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है टैक्स क्रेडिट्स का। ये हम आपका चैप्टर है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। वो आपने क्या करने थे, यहाँ पर लेस करने होते हैं। काफ़ी सारे हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी डिटेल बाद में देख लेंगे। वो हैं कितने टैक्स क्रेडिट्स हैं, एनी फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक है। अगर आपने फॉरेन में कोई इनकम अर्न की है, वो फॉरेन में भी टैक्सेबल है, पाकिस्तान में भी टैक्सेबल है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आपको वहाँ से वो इनकम मिली होगी, आपने वहाँ पर टैक्स पे किया होगा, ठीक है ना? तो आप जब पाकिस्तान में जब रिटर्न जमा करवाएँगे, अब यहाँ पे भी टैक्स पे करेंगे, तो उस केस में आपको लॉ कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक टैक्स क्रेडिट का एक फ़ॉर्मूला है, उन्होंने एक मेथड दिया हुआ है। कि आप कैलकुलेट करके अपना उतनी अमाउंट से टैक्स लायबिलिटी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, कोई भी अमाउंट, लेट्स सपोज़ ₹1000 बन गई, ठीक है जी। उसके बाद है मेरे पास एनी चैरिटेबल डोनेशन। एक तो हमने डोनेशन पढ़ ली ऊपर ये डोनेशन और है क्राइटेरियन। डोनेशन डोनेशन ही है, ठीक है ना? उन्होंने क्राइटेरिया बता दिए कि अगर एक डोनेशन ऐसा है जो ये क्राइटेरिया मीट कर रही है, तो वो पूरे की पूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट डिडक्शन लॉ, पूरी की पूरी नहीं होगी, कुछ उसमें भी क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा होगा। ठीक है ना? और जो अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, आपने डोनेशन पे की है, वो फिर कहाँ पर आ जाएगी? टैक्स क्रेडिट्स में आ जाएगी। उसकी अमाउंट हमेशा क्या होगी, नॉर्मली कम होगी एज़ कम्पेयर टू डिडक्टेबल अमाउंट। उसकी क्या है हम बाद में देखेंगे। मैं कहता हूँ कि ये 7500, ठीक है जी। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड और इंश्योरेंस। ये काफ़ी सारे रीज़न है इसके पीछे कि ये इनकरेज करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हम आपकी टैक्स लायबिलिटी कम कर देंगे, ताकि कैपिटल आपका मार्केट में है एंड सब इन सब बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये तकरीबन 9 है और आपने इसी सीक्वेंस में करना है। अगर आपका एक क्वेश्चन है, अगर आपको ये 5 गिवन है, कोई 5 गिवन है, तो जहाँ पर जो सीक्वेंस गिवन है, अगर आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, सबसे पहले आप वो लेस करेंगे। फिर आप अगर चैरिटेबल डोनेशन है, तो ये लेस, अगर ये नहीं है, तो फिर नेक्स्ट बारी इसकी आ जाएगी। अगर ये भी नहीं है, तो नेक्स्ट बारी इसकी आ जाएगी। सीक्वेंस में आपने करना है, ठीक है ना? द क्रेडिट शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये आपने ऑर्डर लाज़मी क्या करना है, यूज़ करना है, ये कंपल्सरी है। तो ये आपका क्या था, आपने सारे क्या किए, अपने टैक्स क्रेडिट लेस किए, ठीक है? ये आपके टोटल टैक्स क्रेडिट्स हैं, टोटल टैक्स क्रेडिट, ठीक है? अब आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्स पेएबल आ जाएगा, नेट।
ये सारी एडजस्टमेंट्स के बाद आपको जो नेट टैक्स पेएबल बनता है, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज़ होती है जो आपने काफ़ी सारे टैक्सेस आपने क्या किए होते हैं, टैक्स पेड इन एडवांस। जैसे कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, जिसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो वो अगर आप बिल पे चेक करें, तो उस पर ऑलरेडी इनकम टैक्स कटा होता है, ठीक है ना? उसके अलावा अगर आप ये करते हैं कि आपके पास कोई आप जो क्या एग्ज़ाम्पल हो सकती है इसके अलावा? हाँ जी, आप इसके अलावा जो आप टेलीफ़ोन के जो है ईज़ी लोड्स करवाते हैं, जो आप रिचार्ज करवाते हैं, उसमें आपकी क्या करती है क्या होता है, टैक्स विथहेल्ड होता है। सारे जो आपके एडवांस टैक्स कटे होते हैं। अगर आपके प्रॉफिट ऑन डेट है, लेट्स सपोज़ अगर आपने कोई प्रॉफिट आपका बैंक में आपका डिपॉज़िट है, आपको जो प्रॉफिट मिला है, आपके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ होगा, वो भी नेट ऑफ टैक्स होता है। टैक्स काट के बैंक आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, आपके आपके अकाउंट में जमा करवा देती है। तो जो टैक्स होता है, वो आपका एडवांस कटना होता है। जितना भी आपने एडवांस टैक्स आपका डिडक्ट हुआ होता है, आप वो सारा क्या करते हैं, यहाँ पर लेस कर देते हैं, लेट्स सपोज़ 25,000। इसको एडजस्ट करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, नेट पेएबल बनेगा टैक्स। ठीक है? ये मेरे पास क्या होगा, नेट टैक्स पेएबल। तो ये है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? ये हमारा क्या था आज का कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया, जो हमने सीखा है कि टैक्स लायबिलिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और जहाँ पर हमने आज इसको कवर कर लिया। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब बस हमारा इस चैप्टर का 2 टॉप चीज़ें रह गई हैं, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक है टैक्स रेजिम्स और फिर हमारे पास इसके अलावा है कॉमन रूल्स हैं कुछ, हमने वो डिस्कस करने हैं। जो ये हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ है, ये कुछ पहले डिस्कस हो चुका था, आज भी डिस्कस कर लिए और जो इसके रेट्स हैं, वो भी हमने क्या करने हैं ऑटोमेटिकली डिस्कस कर लिए हैं। कुछ 2-3 बातें इसमें हैं, जो कि अभी आपको समझ नहीं आएँगी। जब हम पढ़ेंगे आपका बिज़नेस, उसमें हम इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह फ़ॉलो करते हैं हमने क्या किस तरह से हमने क्या करना है, ट्रीट करना है। इसके बाद हमारे कुछ रह गए हैं कॉमन रूल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं और हम फिर मूव ऑन करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर। थैंक यू सो मच।